हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ इन 2024 का ये लेक्चर 3 है। आई होप जितने लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं वो सभी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख करके आए हैं। तो हमने वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस किया था। अब आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली वैसे स्कीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। मेनली वैसा स्कीम्स आपको देखने को मिलेगा जिसको कि 2024 में ही पहली बार लॉन्च किया गया है। तो इसीलिए आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर जो हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं वहां पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला स्कीम है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसका नाम है अदिति स्कीम। अदिति का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स स्कीम। ओके, तो ये जो अदिति स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, आइडेक्स प्रोग्राम, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम, उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया है। उसके सब स्कीम के तौर पे जो अदिति स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। तो अदिति स्कीम को समझने से पहले आपको ये जो आइडेक्स प्रोग्राम है जो कि काफी पॉपुलर है, आपको इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो पहले हम ये आइडेक्स प्रोग्राम क्या इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने अदिति स्कीम के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो आइडेक्स प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म क्या है? आई फॉर इनोवेशंस, डी फॉर डिफेंस और एक्स फॉर एक्सीलेंस। तो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम, इसको फॉर्मली डिफेंस एक्सपो 2018 के दौरान लॉन्च किया गया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा। आपको पता होगा कि हर 2 साल में एक इवेंट होता है जिसको हम डिफेंस एक्सपो बोलते हैं। वहां पे अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को शोकेस करता है डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे 2018 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था ना, उस दौरान फॉर्मली ये जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। अब इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था ताकि डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर जो इनोवेशंस है, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। किस तरीके से? तो एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, आर&डी इंस्टीट्यूट्स, एकेडमिया, इन सब के साथ मिल करके जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर है उसके अंदर इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इस पूरे आइडेक्स प्रोग्राम का उद्देश्य था कि ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करना, ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना जिसका इस्तेमाल हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो कर सके। ओके, अब देखिए ये जो पूरा आइडेक्स प्रोग्राम है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था जिसका नाम है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, DIO। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो आइडेक्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था सेक्शन 8 कंपनी के तौर पर। आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी का, तो ये क्या होता है? नॉन प्रॉफिट कंपनी होता है। ओके, तो एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी के तौर पर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। ये जो पूरा आइडेक्स प्रोग्राम है, आइडेक्स फ्रेमवर्क है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ ये तो हमें ओवरऑल समझ में आ गया कि ये जो आइडेक्स प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है। इसका क्या उद्देश्य है? डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पे इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ओके, लेकिन इसका एग्जैक्टली स्पेसिफिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव था लगभग 300 स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इंडिविजुअल इनोवेटर और लगभग 20 पार्टनर इनक्यूबेटर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये जो DIO है इसके थ्रू। यहाँ पे इनक्यूबेटर का क्या मतलब होता है? तो सिंपली ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो नए बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसको मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो आइडेक्स प्रोग्राम था इसका उद्देश्य क्या था कि लगभग 300 स्टार्टअप, एमएसएमई, इंडिविजुअल इनोवेटर्स और लगभग 20 पार्टनर इनक्यूबेटर को ये जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि ये जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इसको बढ़ावा दिया जा सके। ये ऐसे प्रोडक्ट को क्रिएट करे जिसका इस्तेमाल हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो कर सके। ओके, अब देखिए यहाँ पे आइडेक्स प्रोग्राम के तहत ना मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक का ही जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता था एमएसएमईज को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को। ओके,
लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट सामने आ रहा था जिसमें कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस का ज़रूरत था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आईडेक्स प्रोग्राम था, इसको एक्सपेंड करते हुए आईडेक्स प्राइम को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का लिमिट था, इसको 1.5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डेवलप करने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगेगा, अप टू 10 करोड़ तक लगेगा, तो वैसे प्रोजेक्ट को जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है वो आईडेक्स प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये जो पूरा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम है वो है क्या। ओके, अब हम आते हैं अपने स्कीम के ऊपर जिसका नाम क्या था, अदिति स्कीम। तो ये जो अदिति स्कीम है ना, ये आईडेक्स प्रोग्राम का ही क्या है, एक सब स्कीम है। ओके, इसके ही एक पार्ट के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है और इसका भी सेम ही उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, इंडिविजुअल इनोवेटर को सपोर्ट करके डिफेंस सेक्टर के अंदर इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां पे नए टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट को क्रिएट किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर के इस्तेमाल के लिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो देश है वो सेल्फ रिलायंस बनेगा, हमें डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, राइट। और इसका उद्देश्य क्या है कि एक वाइब्रेंट डिफेंस इकोसिस्टम क्रिएट करना, मतलब कि एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां पे स्टार्टअप, एमएसएमई, इंडिविजुअल इनोवेटर्स सब कोई मिल करके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी टेक्नोलॉजीज है, उसको डेवलप कर रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे ये जो अदिति स्कीम है, इसका जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखने वाले हैं, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको अदिति स्कीम का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए फॉर एसिंग, डी फॉर डेवलपमेंट और आई फॉर इनोवेटिव, टी फॉर टेक्नोलॉजीज और लास्ट वाला जो आई है वो है आईडेक्स। ओके, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप टी का फुल फॉर्म बताइए, मतलब टी स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, लास्ट जो आई है वो स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ ये जो अदिति स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 4 मार्च 2024 को अदिति स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसी साल इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जो आईडेक्स प्रोग्राम है उसके तहत। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंदर टोटल बजट कितना है, कितना टोटल बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम को? तो 750 करोड़ रुपीस। और इस स्कीम का पूरा टाइम पीरियड कितना है? 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक ये जो स्कीम है वो वैलिड रहेगा। मतलब कि 2023-24 से लेकर के 2025-26 तक इस स्कीम के तहत 750 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप्स को, एमएसएमई को, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को, ताकि वो ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप करे, ऐसे टेक्नोलॉजीज को डेवलप करे जिसका इस्तेमाल हमारा डिफेंस सेक्टर करे। ओके, समझ में आ गया? ना देखिए, ये तो हमें ओवरऑल पता चल गया कि जो पूरा आईडेक्स प्रोग्राम है उसका क्या उद्देश्य है, अदिति स्कीम है उसका क्या उद्देश्य है, राइट। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जो अदिति स्कीम है उसका क्या एम है, तो यहाँ पे अदिति स्कीम का एम है लगभग 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, जो प्रपोज टाइम फ्रेम है उसके अंदर। मतलब कि 30 एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड है और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, उसको यहाँ पे डेवलप करना जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर। ओके, इसके बाद देखिए, इस स्कीम का उद्देश्य है एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल को क्रिएट करना। और ये टेक्नोलॉजी वॉच टूल क्या करेगा? तो ये क्या करेगा ना, ये अभी जो हमारे देश के अंदर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम का कैपेबिलिटीज है उसको, और जो मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस का एक्सपेक्टेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में जो गैप है ना, उसको ये फिल करने का काम करेगा, उसको ये देखेगा, मॉनिटर करेगा और उसको ये फिल करने का काम करेगा। जितना हमारा क्षमता है और जो हमारा जरूरत है, ओके, इसके बीच में जो गैप है उसको ये फिल करने का काम करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो अदिति स्कीम है, इसके पहले एडिशन को अभी लॉन्च किया गया है और इसके अंदर 17 चैलेंजेस को लॉन्च किया गया है। ओके, तो चैलेंजेस का मतलब क्या होगा? चैलेंजेस का मतलब सिंपली प्रॉब्लम समझिए, जिसके लिए सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो अदिति स्कीम के पहले एडिशन में ऐसे 17 चैलेंजेस को लॉन्च किया गया है। तो इंडियन आर्मी से 3 चैलेंजेस रिलेटेड है,
5 इंडियन नेवी से रिलेटेड है, 5 इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है और 4 डिफेंस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। ओके, तो ये 17 चैलेंजेस को लॉन्च किया गया है, जिसके लिए जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे ढूंढा जाएगा। ओके, प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा, जो टेक्नोलॉजीज है वो डेवलप किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जैसा कि हमने बात किया था कि इस स्कीम के तहत क्या होगा, जो एमएसएमईज है, जो स्टार्टअप्स है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो कोई प्रोडक्ट है तो उसका जो टोटल बजट होगा ना, उसका अप टू 50% तक जो ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है इस स्कीम के तहत। लेकिन ये मैक्सिमम 25 करोड़ होगा। 25 करोड़ से ज्यादा किसी भी केस में नहीं हो सकता है। तो कोई प्रोडक्ट है, अगर उसका मान लीजिए कि कॉस्ट 50 करोड़ है, जो टोटल उसका बजट है वो 50 करोड़ है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जिसका बजट 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ पे अप टू 50% तक का जो ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम 25 करोड़ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, कोई स्टार्टअप है, एक वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए, और इसका जो टोटल बजट है ना वो 50 करोड़ है, तो उसको यहाँ पे मैक्सिमम कितने तक का जो ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है 25 करोड़ रुपए तक का, ठीक है, मैक्सिमम। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा स्टार्टअप है जो ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है जिसका जो कॉस्ट है ना वो मतलब जो बजट है वो लेट्स से कि 50 करोड़ से ज्यादा है, लेट्स से कि 60 करोड़ है। तो इस केस में क्या उसको 50% इसका 30 करोड़ होगा, तो इस केस में क्या उसको पूरा 30 करोड़ रुपीस ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे उसको मैक्सिमम 25 करोड़ रुपीस ही प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये जो पूरा अदिति स्कीम है, इस स्कीम के तहत प्रोडक्ट का जो बजट होगा उसका अप टू 50% तक का जो ग्रांट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, और ये मैक्सिमम 25 करोड़ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सा एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन है, बेनिफिशियरीज है, जिसको कि इस स्कीम के तहत जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टार्टअप्स हो गया। अब स्टार्टअप्स कैसे स्टार्टअप्स, जिसको कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, इसके बाद कोई भी इंडियन कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है या 2013 के तहत वो इनकॉर्पोरेटेड है, और प्राइमरली वो एज अ MSME के तौर पे काम कर रहा है, जो MSME एक्ट 2006 के अंदर डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिशियरीज माना जाएगा ग्रांट के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल इनोवेटर भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद अगर इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो सिलेक्शन के बाद इसको अपने आप को एज अ स्टार्टअप या MSME के तौर पे रजिस्टर करना होगा। तो ये सब एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेनिफिशियरीज हैं अदिति स्कीम के अंदर। समझ में आ गया? अब देखिए, ये पूरा अदिति स्कीम था, लेकिन इसके साथ ही एक और न्यूज़ था जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क के 11th एडिशन को भी लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिकली है क्या, तो जो हमने आईडेक्स इनिशिएटिव देखा था ना, उसी का ये एक पार्ट है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जो आईडेक्स इनिशिएटिव है उसी को आगे ले जाकर के एक डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप कर करके लॉन्च किया गया था। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन इसको लॉन्च किया गया था। अब ये प्रोग्राम है क्या? ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रोग्राम है, तो ये है क्या? तो ये यहाँ पे स्टार्टअप्स को, MSMEs को, इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है प्रोटोटाइप क्रिएट करने में। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट है, ये लोग डेवलप कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे उसका जो इनिशियल वर्जन होता है उसको तैयार करने में इस जो पूरा प्रोग्राम है इसके तहत मदद किया जाता है, और फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने में, उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने में ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके तहत मदद किया जाता है, ठीक है। तो ये है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो इसके ना 11th एडिशन को अभी लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रहेगा, इसके 11th एडिशन को अभी लॉन्च किया गया था, और इस एडिशन के अंदर 22 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट किया गया था, मतलब कि 22 चैलेंजेस को प्रेजेंट किया गया था, जिसके लिए जो सॉल्यूशंस है वो निकालना है। तो यहाँ पे 4 इंडियन आर्मी से रिलेटेड था, 5 इंडियन नेवी से रिलेटेड था, 5 इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड था, 7 आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड से रिलेटेड था, और एक आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से रिलेटेड था। ओके,
समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था हमारा पूरा अदिति स्कीम। तो चाहे आइडेक्स प्रोग्राम हो या अदिति स्कीम हो या आइडेक्स प्रोग्राम को ही आगे ले जाकर के जो आइडेक्स प्राइम लॉन्च किया गया था, तो इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का एक ही उद्देश्य है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को, इंडिविजुअल इनोवेटर को जो प्रोडक्ट है, जो टेक्नोलॉजीज है, उसको डेवलप करना, ताकि उसका इस्तेमाल हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसके द्वारा किया जाए और हमारा जो निर्भरता है दूसरे देश के ऊपर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए वो कम हो और हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जहां पे सब लोग मिल करके डिफेंस सेक्टर के लिए जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजीज है, उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई आती थी स्कीम। तो जो जो पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता था वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आई डोंट थिंक कि अब कोई ऐसा पॉइंट है अदिति स्कीम को लेकर के जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो भी पॉइंट से बन सकता था मैंने सभी पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है इसका नाम है स्मार्ट सिटीज मिशन। काफी पॉपुलर स्कीम है ये, हम सब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? 25 जून 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नाउ ये स्कीम है क्या? अगर मैं आपको 2 लाइन में बताऊं कि ये स्कीम है क्या, किस चीज को लेकर के है, तो इस स्कीम का उद्देश्य है ना, ऐसे सिटीज को प्रमोट करना, ऐसे शहर को क्रिएट करना जो कि लोगों को कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को प्रोवाइड करे स्मार्ट सॉल्यूशंस के थ्रू, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके थ्रू। मतलब कि एक ऐसा शहर जहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटीज ये सब अवेलेबल हो, क्लीन और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो वहाँ का, और वहाँ के जो रेसिडेंट है, अर्बन इलाके में जो लोग रहते हैं, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो वहाँ पे अच्छा हो। तो ये है पूरा स्मार्ट सिटीज मिशन। तो एक ऐसा शहर जहाँ पे मान लीजिए स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ का अच्छा है, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है वहाँ का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ का काफ़ी अच्छा है और वहाँ पे जो वाटर सप्लाई है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब बेसिकली उद्देश्य है स्मार्ट सिटीज मिशन का। ठीक है, मतलब कि ऐसे सिटीज को क्रिएट करना जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो। और ये सब फैसिलिटीज कैसे अवेलेबल हो? जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके थ्रू ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ओके, तो यहाँ पे जब स्मार्ट सिटीज मिशन को लॉन्च किया गया था तो इस मिशन के तहत 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया है एज अ स्मार्ट सिटीज के तौर पे डेवलप करने के लिए थ्रू 2 स्टेज कंपटीशन। तो जितने सारे भी सिटीज है ना उसके द्वारा प्रपोजल भेजा गया था, प्रपोजल सबमिट किया गया था और फिर यहाँ पे जिस भी सिटी का जो प्लान है वो सबसे अच्छा था कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, किस तरीके से वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। तो जिस भी सिटी का प्लान अच्छा था ना उस सिटी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। तो इस तरह से 100 सिटीज को सिलेक्ट किया गया था जिसको कि एज अ स्मार्ट सिटीज के तौर पे डेवलप किया जाना था। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा स्मार्ट सिटीज मिशन है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये जो मिशन है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार देता है और कुछ पैसा राज्य सरकार को भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ओके, तो जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, तो सरकार ने बोला था कि वो 48,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आने वाले 5 साल में। मतलब कि 2020 तक वो बोला गया था कि केंद्र सरकार ने बोला था 48,000 करोड़ रुपए का वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आने वाले 5 सालों में। और इसके अंदर वो एवरेज 100 करोड़ रुपीस पर सिटी को पर ईयर प्रोवाइड करेगा। और जितना केंद्र सरकार पैसा प्रोवाइड करेगा उतना ही पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो अर्बन लोकल बॉडीज होता है उसको भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्कीम था। ओके, यहाँ पे पहले हम स्कीम देख ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये भी न्यूज में क्यों था। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात करें ना तो स्मार्ट सिटी का कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई एक कॉन्क्रीट इसका डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके आधार पे स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है। तो बोला गया था कि स्मार्ट सिटीज को जब डेवलप किया जाएगा, मतलब कि जो सिटीज है जिसको कि स्मार्ट सिटीज के तौर पे डेवलप करने के लिए सेलेक्ट किया गया है, तो इन सब 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जाएगा। अब ये कौन कौन सा है, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है कम्युनिटी एट द कोर। इसका मतलब क्या है?
कि कोई भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को किसी सिटी के अंदर प्लान करने के समय में, उसको इम्प्लीमेंट करने के समय में, जो वहाँ का लोकल रेसिडेंस है उसके नीड को ध्यान में रख करके जो भी प्रोजेक्ट है उसको प्लान या फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उनके प्रेफरेंस को ध्यान में रख करके जो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसको प्लान या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। तो यही होता है कम्युनिटी एट द कोर। मतलब कि अगर कोई सिटी है, मान लीजिए वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट को प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई को अच्छा करने के लिए ये किया जाएगा, तो उस दौरान जो वहाँ का लोकल रेसिडेंस है ना, उसके नीड को, उसके प्रेफरेंस को, उसके इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रख करके कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको प्लान किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है मोर फ्रॉम लेस। इसका क्या मतलब है? ये कोशिश किया जाएगा कि कैसे कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सके। कम से कम टाइम, कम से कम मनी, कम से कम एनर्जी, मटेरियल का इस्तेमाल करके कैसे ज्यादा से ज्यादा उस सिटी के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो लाया जाए। ओके। तीसरा है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि जो सिटीज था उसको किस तरीके से सेलेक्ट किया गया था, कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट किया गया था, राइट। जितने सारे भी शहर है, सभी शहर ने अपना अपना प्रपोजल दिया था, और जिसका भी प्रपोजल सबसे बेस्ट था कि वो सबसे बेस्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, सबसे बेस्ट तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, तो वैसे सिटी को सेलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो सिलेक्शन होगा वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे जो सिटी है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए कि वो अपने नीड के, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो प्रोजेक्ट होता है इसको अडेप्ट कर सकता है। अब किसी शहर के अंदर पानी का समस्या है, तो वो तो वाटर सप्लाई को अच्छा करने के लिए जो प्रोजेक्ट हो सकता है उसी को अडेप्ट करेगा, राइट। किसी शहर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का समस्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ठीक करने के लिए जो जो प्रोजेक्ट को प्लान करना जरूरी होगा वो उसी प्रोजेक्ट को प्लान करेगा, राइट। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो सिटीज है उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ओके। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्या है? इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली कि जो भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएटिव होना चाहिए और उसका ऐसा अप्रोच होना चाहिए ताकि वो अलग अलग जो सेक्टर है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सबको वो कनेक्ट करे, ताकि जो पूरा सिस्टम है ना वो एक साथ स्मूथली काम करे और जो एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिटी होता है उसको तैयार किया जाए। ठीक है। इसके बाद पांचवा है टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल। मतलब कि टेक्नोलॉजी का स्मार्ट तो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि स्मार्ट सिटी के नाम पे आप हर जगह टेक्नोलॉजी को ला दे रहे, राइट। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद छठा है यहाँ पे कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस का क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि जो भी अलग अलग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, तो इन सबको एक साथ ला करके कोऑर्डिनेट करना, ताकि जो भी अर्बन इलाके में चैलेंजेस है उसको एक यूनिफाइड वे में सॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसको ध्यान में रख करके स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना था। ओके। अब ये क्या क्या है? तो कम्युनिटी एट द कोर, मोर फ्रॉम लेस, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल, और छठा है कन्वर्जेंस। तो ये 6 यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा स्मार्ट सिटी मिशन है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सिटी लेवल पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जिसको कि क्रिएट किया गया है। तो ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है ना, ये जितना भी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहता है उसको ये इवेल्युएट करता है, अप्रूव करता है, इसके लिए जो फंड चाहिए होता है वो फंड को रिलीज करता है, फिर इसको ये इम्प्लीमेंट करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है। तो जो स्टेट लेवल पे स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्रिएट किया गया है वही ये सारा काम करता है, और इस तरीके से ये जो पूरा स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा स्मार्ट सिटी मिशन है ये है क्या। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है वो अभी न्यूज में क्यों था। ओके। तो यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। तो ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मार्ट सिटीज मिशन को मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्यों यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है? तो बहुत सारा ऐसा शहर था जहाँ पे प्रोजेक्ट अभी चल ही रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, और लगभग जो भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट था वो टोटल प्रोजेक्ट का 10% था जो कि अभी चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो
ये कंप्लीट हो जाए ये सारा प्रोजेक्ट, इसीलिए स्मार्ट सिटीज मिशन का जो डेडलाइन है उसको बढ़ा करके मार्च 2025 तक कर दिया गया है। हालांकि देखिए, जब इस स्कीम को प्लान किया गया था 2015 में, तो ये स्कीम सिर्फ 5 साल के लिए था, लेकिन सरकार ने इसको 2 बार, इससे पहले भी सरकार ने इसको 2 बार एक्सटेंड किया हुआ है, और अभी सरकार ने फिर से इसको एक्सटेंड करके मार्च 2025 तक कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर के। तो 3 जुलाई 2024 तक जो 100 सिटीज को सेलेक्ट किया गया था, वहां पे 7,188 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गया है, जो कि टोटल प्रोजेक्ट का 90% है। और इसका टोटल अमाउंट कितना है, जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसका टोटल कॉस्ट कितना है, 1,44,237 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे 830 प्रोजेक्ट्स बचा हुआ है 19,926 करोड़ का, जो कि अभी एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन में है। तो यहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसी उद्देश्य से ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, अब देखिए, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि भारत सरकार ने क्या बोला था कि वो 5 सालों में 48,000 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड करेगा, राइट। तो यहाँ पे 48,000 रुपीस में से ना 46,585 करोड़ रुपीस को रिलीज कर दिया गया है, जो कि बेसिकली कितना है, भारत सरकार का जो फंड था उसका 97% है। ओके, तो जो भी 100 सिटीज है उसको 46,585 करोड़ रुपीस यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, जो कि टोटल बजट का 97% है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फंड रिलीज किया गया है उसका 93% यूटिलाइज भी हो गया है। तो ये पूरा न्यूज था स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर के। ओके, आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है, ये भी स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम को भी 2024 में ही लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, EMPS 2024। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है, 13 मार्च 2024 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। किस चीज के लिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे देश के अंदर जिस स्पीड से लोगों के द्वारा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को अपनाया जा रहा है, 3 व्हीलर को अपनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को अपनाया जा रहा है, तो उस स्पीड को और बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ताकि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। हमारे देश के अंदर जो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो सिंपली इस स्कीम में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो इस स्कीम में क्या होता है ना, आप जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदेंगे, तो जो उसका प्राइस होगा ना, उससे कम प्राइस पे आपको वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा, और फिर जो भी उसका मैन्युफैक्चरर होता है उसको भारत सरकार रीइंबर्स कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना है, ओके, और उसका जो प्राइस है ना वो लेट्स से कि 1 लाख रुपीस है, तो आप जब शॉप जाएंगे वहां पे आपको ये कम दाम में मिल जाएगा। लेट्स से कि 1 लाख रुपीस अगर उसका प्राइस है ना, तो आपको 90,000 में या फिर 80,000 में आपको ये मिल जाएगा, और जो डिफरेंस रहेगा 20,000 का या फिर 10,000 का, वो जो भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरर रहेगा उसको भारत सरकार रीइंबर्स कर देगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो स्कीम है वो हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर को प्रमोट करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएं। जाहिर सा बात है कि अगर रिड्यूस्ड प्राइस पे मिलेगा लोगों को, तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर को अपनाएंगे, राइट। तो ये इस पूरे स्कीम का उद्देश्य है। आई होप आपको ओवरव्यू एक मिल गया होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं आगे। अब देखिए, इस स्कीम के अंदर जो टोटल बजट है वो कितना है, 500 करोड़। ओके, और इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 4 मंथ्स का ड्यूरेशन था। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक ये जो स्कीम था वो वैलिड होना था। ओके, यहाँ पे देखेंगे अभी, क्योंकि अभी इस स्कीम को लेकर के कुछ और न्यूज़ आए हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ड्यूरेशन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, इस स्कीम के तहत जैसा कि हमने बात किया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, अगर आप उसको बाय करेंगे तो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो कौन कौन सा एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैटेगरीज है जिसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है, जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको सब्सिडाइज रेट के ऊपर मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक हो गया, जिसको कि वाइडली E2W के नाम से जाना जाता है। 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक हो गया, जैसे कि ई रिक्शा हो गया, ई कार्ट हो गया, और L5 कैटेगरी में जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है वो हो गया। तो ये यहाँ पे
3 एलिजिबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कैटेगरीज है। ओके, अब देखिए ये जो स्कीम है ना, ये मेनली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है। मतलब कि जैसे कि आपका टैक्सीज हो गया, जिसको खरीदा जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर आपका डिलीवरी सर्विसेज के लिए जो बाइक वगैरह खरीदा जाता है। तो ये स्कीम मेनली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके अलावा भी प्राइवेटली या कॉर्पोरेट ओन्ड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए भी ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदना है तो इसके लिए भी ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा। इस स्कीम के तहत आपको कम रेट के ऊपर जो बाइक है वो आपको मिल जाएगा, या फिर कोई कंपनी है वो अपने ऑपरेशनल नीड के लिए उसको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर चाहिए तो उसके लिए भी ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल होगा। ओके, अब देखिए जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव के लिए, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये स्कीम का जो वैलिडिटी पीरियड है, उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका मैन्युफैक्चर होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि हमने क्या देखा कि 500 करोड़ रुपीस का जो बजट है वो इस स्कीम को एलोकेट किया गया, राइट। तो ये जो 500 करोड़ है ना, वो किस तरीके से खत्म किया जाएगा उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका जो 500 करोड़ का जो मेजर पोर्शन है वो सब्सिडीज के तौर पे जो दिया जाएगा उसमें खर्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिमांड इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के लिए खर्च किया जाएगा। जैसे कि कोई कंज्यूमर है, उसको अपफ्रंट रिड्यूस्ड प्राइस में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो मिल जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही देखा था, वो किसी डीलर के पास जाएगा तो अगर लेट्स से कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका दाम 1 लाख रुपए है, तो उसको 90,000 में या 80,000 में जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वो मिल जाएगा। ओके, और फिर क्या होगा, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रहेगा जिसके द्वारा उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर किया गया होगा, तो उसको फिर भारत सरकार रीइंबर्स कर देगा जो भी डिफरेंस होगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली कंज्यूमर को कितना फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, कितने कम रेट के ऊपर उसको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे पर किलोवाट आवर जो बैटरी कैपेसिटी होगा, तो पर किलोवाट आवर बैटरी कैपेसिटी के लिए 5,000 रुपए का जो इंसेंटिव है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए ना, आपने एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदा और उसका जो बैटरी कैपेसिटी है ना वो लेट्स से कि 3 किलोवाट पर आवर है। तो यहाँ पे 3 को आप 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15,000 होगा। अब मान लीजिए कि आपने जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेलेक्ट किया है उसका प्राइस है 60,000, तो यहाँ पे आपको ये कम दाम में मिल जाएगा, आपको ये 45,000 में मिल जाएगा, 15,000 रुपया इसमें से डिडक्ट हो जाएगा। और जो डिफरेंस है ये 15,000 रुपीज, पहले तो आपको वो डीलर ये कम दाम में दे देगा, और फिर जो ये डिफरेंस है 15,000 का फिर वो भारत सरकार से क्लेम कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा स्कीम है वो काम करेगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर लोगों को कम दाम के ऊपर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मिलेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इसको खरीदेंगे, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसका जो 500 करोड़ का जो मेजर पोर्शन है वो यहाँ पे सब्सिडीज के तौर पे दिया जाएगा, और जो बचा हुआ पैसा होगा वो इस स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इस स्कीम के बारे में, उनको एजुकेट करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जो कुछ पैसा है वो खर्च किया जाएगा, और कुछ पैसा यहाँ पे जो भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाला होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, उसको फी के तौर में देने में खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा स्कीम है। अब देखिए यहाँ पे पूरा ब्रेकअप ऑफ फंड एलोकेशन दिया गया है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि कौन कौन से कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है जो कि इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो गया, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो गया जैसे कि ई रिक्शा, ई कार्ट हो गया, और L5 कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि कितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया जा सकता है इस पीरियड के दौरान में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसको कि सपोर्ट किया जाएगा, एक फिक्स नंबर है। तो वो कितना है, 3,72,215। तो इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस स्कीम के अंदर सपोर्ट किया जाएगा। मतलब कि इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों के द्वारा जो बाई किया जाएगा कमर्शियल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो उनको कम दाम में मिल जाएगा, और फिर जो डिफरेंस होगा उसको मैन्युफैक्चरर भारत सरकार से क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो 3,72,215 में से सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया जाएगा वो कौन से कैटेगरी का है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर है। 3,33,387, मतलब 3,33,387
जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है उसको सपोर्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे ई रिक्शा, ई कार्ट का नंबर दिया गया है। L5 कैटेगरी में जो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर होता है उसका नंबर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आप मैक्सिमम देख लीजिए कि मैक्सिमम 3,72,215 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट किया जाएगा। ये जो पूरा EMPS 2024 स्कीम है उसके तहत। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये स्कीम अभी न्यूज में क्यों था उसको हम देखते हैं। तो भारत सरकार ने ना ये जो EMPS 2024 है इसके ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया है और 2 महीने के लिए। तो हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले देखा था कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक ही वैलिड रहेगा, 4 मंथ्स के लिए ही वैलिड रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे भारत सरकार ने क्या किया है, इस स्कीम को और 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अब ये स्कीम 30 सितंबर 2024 तक वैलिड रहेगा। और क्योंकि इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे इस स्कीम का जो टोटल आउटले था उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था? 500 करोड़, अभी इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 778 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे किस तरीके से ये पैसा खर्च किया जाएगा? तो सब्सिडीज, डिमांड इंसेंटिव के लिए यहाँ पे 769.65 करोड़ रुपीस खर्च किया जाएगा और जो बचा हुआ 8.35 होगा वो इस स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है ना, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल था जिसको कि सपोर्ट किया जाना था, तो उसका संख्या भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। पहले हमने क्या देखा था कि ये लगभग कितना था? 3,72,000 के आसपास था, राइट। इसको बढ़ा करके भी कितना कर दिया गया है? 5,60,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब इस स्कीम के अंदर सपोर्ट किया जाएगा। ओके, 5,60,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस स्कीम के अंदर सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें से 5,80,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होगा, 60,709 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स होगा, 13,590 ई रिक्शा और ई कार्ट होगा और 47,119 L5 कैटेगरी का इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर होगा। तो यहाँ पे बस आपको ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जिसको कि इस स्कीम के अंदर सपोर्ट किया जाएगा, वो आपको याद रखना है। वो कितना है? 5,60,789 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ये जो पूरा स्कीम है EMPS स्कीम 2024 इसके अंदर सपोर्ट किया जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए कहीं पे भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, एक बार तो आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप इसको एक बार जो PDF आपको मिलता है उसको आप एक बार बस ऊपर से आप रीड कर लीजिए, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास स्कीम है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, NPS वात्सल्य स्कीम। बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो मैंने तो जब इस स्कीम को ऐड किया था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैंने बजट के पर्पज से ही इसको ऐड किया था इसमें कि बजट में क्योंकि अनाउंस हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अब इसको फॉर्मली भी लॉन्च कर दिया गया है, तो इसीलिए ये स्कीम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा इसका। तो यहाँ पे जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने NPS वात्सल्य स्कीम को लॉन्च किया है। ये है क्या? तो ये एक पेंशन स्कीम है माइनर्स के लिए, वैसे बच्चों के लिए जिसकी उम्र 18 साल तक है, वैसे बच्चों के लिए ये एक पेंशन स्कीम है। ओके, अब अगर मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दूं कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो जब तक काम करता है तब तक वो जो NPS अकाउंट है उसमें वो पैसा जमा करता है और रिटायरमेंट के बाद उसको रेगुलर बेसिस पे पेंशन के तौर पे जो पैसा है वो मिलते रहता है। और प्राइवेट एम्प्लॉयज अगर चाहे तो वो भी NPS के अंदर NPS अकाउंट ओपन करके उसमें जो पैसा है वो जमा कर सकता है और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम रिसीव कर सकता है। तो आपको पता होगा NPS स्कीम के बारे में। तो जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना, इसका ही NPS वात्सल्य एक्सटेंशन है। तो NPS वात्सल्य क्या है? NPS वात्सल्य क्या है? ये जो एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम है इसका एक्सटेंशन है, मतलब कि इसका एक नया फीचर है जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए है? हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम है। ओके, इस स्कीम के तहत ना पेरेंट्स अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे
पेंशन अकाउंट में ये जो एनपीएस वात्सल्य पेंशन अकाउंट होगा उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई अगर गार्डियन है वो अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकता है और उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो फिर इस अकाउंट को जो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये पूरा ये स्कीम है। अब देखिए यहाँ पे इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करना। किस तरीके से? तो यहाँ पे पेरेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने बच्चे के लिए पहले से ही जो इन्वेस्टमेंट है वो करना शुरू कर दे, ताकि बच्चे का जब एक उम्र हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब उस बच्चे का उम्र हो जाएगा तो उसके हायर एजुकेशन के लिए जो पैसे चाहिए होगा वो पैसे का जुगाड़ हो जाए, शादी के लिए या फिर कोई अगर उसको छोटा-मोटा बिज़नेस करना है तो उसके लिए उसको जो पैसों का ज़रूरत होगा, वो ज़रूरत पूरा हो जाए। तो ये इस पूरे स्कीम का उद्देश्य है, ओके? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करना, किस तरीके से? तो पेरेंट्स को एनकरेज करके कि वो अपने बच्चों के लिए अर्ली सेविंग्स हैबिट्स अपनाएँ, ठीक है? समझ में आ गया? नाउ देखिए यहाँ पे हम की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस स्कीम को कब अनाउंस्ड किया गया है? तो 23 जुलाई 2024 को इस स्कीम को अनाउंस किया गया है। यूनियन बजट 2024-25 जब प्रेजेंट किया जा रहा था उस दौरान। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया है? तो अभी ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है 18 सितंबर 2024। तो लॉन्च डेट क्या है? 18 सितंबर 2024। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि किसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो निर्मला सीतारमन जी द्वारा, जो कि क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो उनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और देखिए ये जो पूरा स्कीम है ना, सेविंग कम पेंशन स्कीम, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा? तो नेशनल पेंशन स्कीम को जैसे पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पीएफआरडीए के द्वारा इस स्कीम को भी, जो एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, इसको भी रेगुलेट किया जाएगा, इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशन, कोई गार्डियन है उसको अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करना है, तो अकाउंट ओपन करने के लिए ना कम से कम उसको 1000 रुपया देना होगा, और मैक्सिमम वो कितना रुपया भी देकर के अकाउंट ओपन कर सकता है, देयर इज नो लिमिट। तो मैक्सिमम वो 10,000, 20,000, 30,000 कितना भी देकर के अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन कम से कम किसी गार्डियन को 1000 रुपया तो देना ही होगा एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करने के लिए। ओके, अब अकाउंट ओपन हो गया है, अब इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा पैसा। ओके, तो यहाँ पे कम से कम 1000 रुपया पर एनम तो कंट्रीब्यूट करना ही करना होगा, और मैक्सिमम आप पर एनम कितना भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है। ओके, तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 रुपीज पर एनम, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस स्कीम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस स्कीम को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा? पेरेंट्स के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इस स्कीम को बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पे जो अकाउंट है, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद इस अकाउंट को रेगुलर जो एनपीएस अकाउंट होगा उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर अनदर नॉन एनपीएस स्कीम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जो भी माइनर सिटीजन है जिसका उम्र 18 साल तक है वो एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसके गार्डियन के द्वारा इस स्कीम के अंदर जो अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है। अकाउंट कैसे ओपन किया जा सकता है? तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ लिंक्ड, उसके साथ रजिस्टर्ड पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होगा, उसके थ्रू जो अकाउंट है वो क्रिएट किया जा सकता है। जो बैंक्स है उसके ब्रांचेस में जाकर के, इंडियन पोस्ट का ब्रांचेस में जाकर के, पेंशन फंड्स हो गया, उसके थ्रू जो अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है, या फिर ऑनलाइन भी ई एनपीएस जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाकर के आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे किस तरह का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपको एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करना है तो आपको कौन कौन
मतलब अगर कोई व्यक्ति उसको अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करना है तो किस किस तरह का डॉक्यूमेंट उसके लिए जरूरी है जमा करना। तो सबसे पहले तो उसको जो माइनर बच्चा होगा उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ का उसको कुछ प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे जो गार्डियन है वो क्या क्या सबमिट कर सकता है, तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो सबमिट किया जा सकता है, या उसका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, पैन या पासपोर्ट, ये सब सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गार्डियन का केवाईसी जरूरी होगा। जो गार्डियन का आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ है वो सबमिट करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या सबमिट किया जा सकता है, तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डॉक्यूमेंट। तो इन सब में से कोई भी आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ के तौर पे सबमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए गार्डियन को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करना होगा, और अगर किसी केस में परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन उसके पास नहीं है, तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स का जो रूल 114B है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति के पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है और कहीं पे उसको इसका डिटेल जमा करना है, तो उसको एक फॉर्म आता है फॉर्म 60 डिक्लेरेशन, वो उसको सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली यही बोला जा रहा है कि गार्डियन को परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट करना होगा। अगर उसके पास ये नहीं है तो उसको फॉर्म 60 डिक्लेरेशन एज पर रूल 114B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे अगर जो गार्डियन है ना वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन है, तो इस केस में जो माइनर होगा ना, माइनर का एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट होना चाहिए, सोलो या जॉइंटली। एनआरई क्या होता है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, और एनआरओ क्या होता है, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो गार्डियन अगर एनआरआई है या फिर ओसीआई है, तो जो माइनर होगा उसका एनआरई या एनआरओ बैंक अकाउंट का जो डिटेल है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करने के लिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपने माइनर चाइल्ड के बिहाफ पे, तो उसको कहाँ कहाँ वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए ना यहाँ पे 3 की इन्वेस्टमेंट चॉइस है जिसमें से गार्डियन को एक चूज करना होगा। तो देखिए अगर कोई गार्डियन है वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट चॉइस किसी भी तरह का वो यहाँ पे की इन्वेस्टमेंट चॉइस को सेलेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट चॉइस है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड LC50, जिसके तहत क्या होगा ना, जितना भी फंड उसके द्वारा जमा किया जाएगा एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में उसका 50% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है ऑटो चॉइस। तो ऑटो चॉइस ऑप्शन के अंदर जो गार्डियन होगा उसको 3 लाइफ साइकिल फंड सेलेक्ट करने का, उसमें से सेलेक्ट करने का उसको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा उसके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। तो सबसे पहला होगा एग्रेसिव LC75। अगर कोई गार्डियन इसको सेलेक्ट करता है तो जो भी फंड वो जमा करेगा उसका 75% अप टू 75% तक जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में किया जाएगा। अगर वो मॉडरेट LC50 को सेलेक्ट करता है तो 50% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी में किया जाएगा, और अगर वो कंजर्वेटिव LC25 को सेलेक्ट करता है तो 25% जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका फंड का वो किस में होगा, आपका इक्विटी में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेकंड वाला हो गया। थर्ड है एक्टिव चॉइस। तो एक्टिव चॉइस ऑप्शन के अंदर ना गार्डियन के पास फुल कंट्रोल होगा कि वो जो फंड एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में जमा कर रहा है वो कहाँ कहाँ एलोकेट किया जाएगा। तो 4 एसेट क्लासेस है, इक्विटी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, और ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई गार्डियन है वो एक्टिव चॉइस इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे उसके पास फुल कंट्रोल होगा कि उसका जो फंड है वो किस तरीके से इन 4 एसेट क्लासेस में एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे वो चाहे तो अप टू 75% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, अप टू 100% तक वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, और अप टू 100% तक वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको रिस्क नहीं लेना, अगर उसको सेफ प्ले करना है तो वो अप टू 100% तक बोलेगा कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसको लगाइए, और अप टू 5% तक जो ऑल्टरनेट एसेट होता है उसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये 3 की इन्वेस्टमेंट चॉइस है। आप चाहें तो उसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब देखिए यहाँ पे विड्रॉवल रूल्स के बारे में बोला जा रहा है। तो जो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट होगा
उसके ओपन करने के 3 साल के बाद पार्शियल विड्रॉवल किया जा सकता है, जो पैसा है वो निकाला जा सकता है अप टू 25% तक। जो भी फंड उसमें जमा होगा उसका अप टू 25% तक जो पैसा है वो निकाला जा सकता है एनपीएस वात्सल्य अकाउंट करने के 3 साल के बाद। ओके, और वो भी देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप निकाल सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कुछ तरह का इलनेस है उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकाल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर वो बच्चा डिसेबल हो जाता है किसी भी कारण से तो उसके लिए यहाँ पे पैसा जो है वो निकाला जा सकता है अप टू 25% तक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एक बार जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इस केस में अगर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में 2.5 लाख रुपए तक जमा है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा है तो इस केस में फिर 20% ही विड्रॉ किया जा सकता है, अप टू 25% विड्रॉ किया जा सकता है, और जो बाकी का 80% होगा उसका इस्तेमाल एनपीएस के अंदर जो एन्युटी है उसको परचेस करने के लिए किया जाएगा। तो बेसिकली एन्युटी क्या होता है, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जो कि रेगुलर इनकम प्रोवाइड करता है टिपिकली रिटायरमेंट के बाद, एक स्पेसिफिक एज के बाद। तो अगर कोई एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है, ओके, और जो माइनर है जिसके नाम पे वो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है उसका 18 साल हो गया तो उस अकाउंट में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा है तो 20% तक तो निकाला जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, और जो बाकी का 80% होगा उसका इस्तेमाल एन्युटी परचेस करने में किया जाएगा, ताकि जब वो बच्चा 60 साल का हो जाए तो उसके बाद उसको पेंशन के तौर पे जो रेगुलर इनकम है वो मिलते रहे। ठीक है, तो ये पूरा ये स्कीम है। और अगर अनफॉर्चुनेटली जो सब्सक्राइबर है उसका डेथ हो जाता है तो इस केस में जो पूरा का पूरा पैसा है वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो नॉमिनी जनरली कौन होगा, जो गार्डियन होगा वो होगा, तो उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। तो जितने सारे भी पॉइंट थे जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता था मैंने उन सभी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, आई होप आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्योंकि हमने क्या बात किया था कि जो एनपीएस वात्सल्य है वो नेशनल पेंशन सिस्टम का एक्सटेंशन है, उसका एक फीचर है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एनपीएस को देख लेते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम को। तो एनपीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 को। फिर ना आगे चल करके 2009 में इसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके लिए भी अवेलेबल कर दिया गया था। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो ये नेसेसरी है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए ये नेसेसरी नहीं है। वो चाहे तो कर भी सकता है और नहीं चाहे तो वो नहीं भी कर सकता है। तो इस स्कीम के अंदर सिंपली क्या होता है, जब तक एम्प्लॉय काम कर रहा होता है तब तक वो कुछ पैसा इसके अंदर एनपीएस अकाउंट के अंदर जमा करता है, रिटायरमेंट के बाद उसको वही पैसा पेंशन के तौर पे मिलते रहता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट करना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए ये वॉलंटरी है, जरूरी नहीं है। और इसको भी किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको रेगुलेट एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्कीम है इसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम 2024। तो इसके पहले एडिशन को भी लॉन्च किया गया था, अभी इसके दूसरे एडिशन को लॉन्च किया गया है, और इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसको भी ना बजट 2024-25 के अंदर अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी इसको फॉर्मली पूरा लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत ना हमारे देश के अंदर जो टैक्स पेयर्स हैं तो उनका जो भी टैक्स डिस्प्यूट है जो कि पेंडिंग है, जिसको लेकर के फैसला नहीं आया है ना, तो वो इस स्कीम के तहत वैसे पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, तो जो भी उनका डिस्प्यूट अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट के ऊपर उनका टैक्स अथॉरिटी के साथ विवाद होगा ना, तो उससे कम अमाउंट पे करके वो जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट और पेनल्टीज दिए हुए। तो ये है पूरा विवाद से विश्वास स्कीम। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, सिंपली इसका क्या उद्देश्य है, जो डायरेक्ट टैक्स मैटर्स के अंदर नंबर ऑफ केसेस है उसको कम करना, ताकि जो टैक्स पेयर है उसके अंदर उनके बीच में जो कंप्लायंस है उसको बढ़ाया जा सके और सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको इन्हेंस किया जा सके। अब देखिए अगर कोई केस पेंडिंग है तो सरकार के पास तो कुछ भी पैसा नहीं आ रहा है, तो अगर वो केस रिजॉल्व हो जाएगा तो थोड़ा कम ही पैसा, लेकिन सरकार के पास पैसा तो आएगा ना। तो रेवेन्यू कलेक्शन को इन्हेंस करने के लिए जो ये स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, इसको लॉन्च किया गया था। ओके,
और यहाँ पे देखिए जब इसके पहले एडिशन को लॉन्च किया गया था तो बोला जाता है कि 75,000 करोड़ रुपीस जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुआ था और इसका इस्तेमाल 1 लाख टैक्स पेयर्स के द्वारा किया गया था। 1 लाख टैक्स पेयर का जो पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम को अपनाया था। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बात होता है। तो यहाँ पे क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम सक्सेसफुल था तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके द्वारा इसके दूसरे एडिशन को लॉन्च किया गया है जिसका फॉर्मल नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024, DTVSV इस स्कीम का नाम है। नाउ देखिए यहाँ पे ये जो इसका सेकेंड एडिशन है, ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है, तो ये कब से इफेक्ट में आ जाएगा, कब से ये प्रभावी हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रभावी हो जाएगा। ओके, इस डेट को याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2024 से जो ये डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 है ये लागू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या क्या, सबसे पहले तो कब इसको अनाउंस किया गया था, यूनियन बजट 2024-25 के अंदर इसको अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इफेक्टिव डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2024, ये इसका इफेक्टिव डेट है, मतलब कि इस डेट से जो स्कीम है वो लागू हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, तो जो पेंडिंग अपील्स है, जो पेंडिंग केस है इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स से रिलेटेड, तो उसको रिजॉल्व करना इस स्कीम का उद्देश्य है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो जनरल पॉइंट है कि इस स्कीम के तहत जो न्यू अपीलेंट होगा, मतलब कि जो भी नया अपील फाइल किया गया होगा ना, तो उसको यहाँ पे लेसर सेटलमेंट अमाउंट पे करना होगा ओल्ड अपीलेंट के कंपैरिजन में, मतलब वैसे टैक्स पेयर के कंपैरिजन में जिन्होंने बहुत पहले अपील फाइल किया था। ठीक है, तो ये तो जनरल पॉइंट है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है, वैसा टैक्स पेयर जो कि 31 दिसंबर 2024 या फिर उससे पहले डिक्लेरेशन फाइल करता है, मतलब कि वो डिक्लेरेशन फाइल करके अपना ये इंटेंशन बताता है कि वो इस स्कीम के अंदर जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना चाहता है, तो उस केस में उसको ना लेसर सेटलमेंट अमाउंट पे करना होगा वैसे टैक्स पेयर के कंपैरिजन में जिसके द्वारा 31 दिसंबर 2024 के बाद डिक्लेरेशन फाइल किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वैसा टैक्स पेयर जो कि 31 दिसंबर 2024 या उसके पहले डिक्लेरेशन फाइल कर देता है, तो उसको यहाँ पे कम सेटलमेंट अमाउंट पे करना होगा वैसे टैक्स पेयर के कंपैरिजन में जो कि इस डेट के बाद जो डिक्लेरेशन है वो फाइल करता है। ठीक है, जो अपना इंटेंशन है वो बताता है कि वो इस स्कीम के अंदर जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व करना चाहता है। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरा स्कीम है DTVSV स्कीम, तो इसके पर्पस से यहाँ पे 4 सेपरेट फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यहाँ पे फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 बेसिकली क्या करेगा, तो टैक्स पेयर के द्वारा इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा अपने इंटेंशन को डिक्लेयर करने के लिए कि वो जो टैक्स डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना चाहता है और वो इस स्कीम का जो रूल्स है रेगुलेशन है उसको मानता है। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म 2। तो यहाँ पे जब एक बार टैक्स पेयर के द्वारा जो फॉर्म 1 है वो सबमिट कर दिया जाएगा, तो फिर जो टैक्स अथॉरिटी होगा ना, वो इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म 2 है जो बेसिकली एक सर्टिफिकेट के तौर पे काम करेगा, उसको ये इशू करेगा और इसके अंदर वो जो भी टैक्स डिस्प्यूट का डिटेल्स है वो बताएगा कि जो टैक्स पेयर है उसको एग्जैक्टली कितना पैसा पे करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फॉर्म 3 है। तो अगर कोई टैक्स पेयर है उसको जितना पेमेंट करना है उसने वो पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे वो टैक्स अथॉरिटी को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि उसने पेमेंट कर दिया है, ये जो फॉर्म 3 है इसका इस्तेमाल करेगा कि ये दिखाने के लिए कि उसके द्वारा जो पेमेंट है वो कर दिया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे एक है फॉर्म 4। तो ये बेसिकली जो टैक्स अथॉरिटी है उसके द्वारा इशू किया जाएगा और टैक्स अथॉरिटी ये फॉर्म को इशू करके ये बताएगा कि जो पेमेंट है वो हो चुका है और जो भी एरियर्स वगैरह है उसको फुल्ली सेटल कर दिया गया और जो केस है वो क्लोज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 सेपरेट फॉर्म्स को नोटिफाई किया गया है, ये जो स्कीम है उस पर्पस के लिए। तो ये आज के इस सेशन का हमारा लास्ट स्कीम था जिसको हमने डिस्कस किया है। 1-2 स्कीम यहाँ पे बच गया है, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी कि उसको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर पाए तो डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगी कि उसको PDF के अंदर ही समराइज्ड फॉर्म में आपको दे दूं ताकि आप एक बार उसको रीड कर लें। ओके, और आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।